हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवीओ प्रेप गुरु। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ है चाइना का न्यू मिलिट्री यूनिट के बारे में। चाइना एक लोकल तिब्बतन यूथ का एक मिलिट्री यूनिट बना रहा है जिसका मेन पर्पस होगा कि हाई एल्टीट्यूड में वारफेयर कर सके, जैसे लद्दाख के रीजन में, सिक्किम और भूटान के बॉर्डर्स पर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट यह भी कहती है कि इसका इस्तेमाल करके वो इंडियन मिलिट्री पे हमला कर सकता है और यदि इंडियन मिलिट्री ने जवाबी कार्रवाई की तो यह हल्ला उड़ा सकता है कि इंडियन मिलिट्री जो है हमारे लोकल सिटीजन्स पर अत्याचार कर रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिशनल फूड ग्रेन स्कीम के बारे में। कैबिनेट की एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री खुद चेयरमैन थे और उन्होंने ये कहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो एडिशनल राशन दिए जा रहे हैं वो नवंबर 2021 तक कंटिन्यू रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में जान लेते हैं। ये एक ब्रॉडर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज है उसका एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज का मुख्य पर्पस था कि जो कोविड-19 की वजह से जो गरीबी हो रही है, गरीबी को जो त्रासदी झेलनी पड़ रही है उसे कम किया जा सके। इसका जो मॉडल मिनिस्ट्री होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। इसी स्कीम के तहत जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ऑलरेडी बेनिफिट्स ले रहे हैं 5 केजी ग्रेन्स का, उन्हें एडिशनल 5 केजी ग्रेन्स दिया जाएगा, यानी कि टोटल 10 केजी ग्रेन्स उन्हें मिलेगा अब नवंबर 2021 तक, और ये पीडीएस सिस्टम के तहत। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। यह न्यूज़ में था क्योंकि न्यूयॉर्क में हाल ही में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड वोटिंग की गई थी मेयर पोल्स में। इस मेथड में बेसिकली हम जो है जो हमारे कैंडिडेट ऑफ चॉइस हैं उसका नाम देते हैं मल्टीपल कैंडिडेट्स का इन रैंक ऑफ डिक्रीजिंग चॉइसेस। जो हमारा फेवरेट कैंडिडेट है उसे नंबर 1 पे रखते हैं, फिर नंबर 2 पे, फिर 3 पर एंड सो ऑन, राइट। इसमें विनिंग क्राइटेरिया वही है कि 50% वोटिंग यदि मिल जाती है तो यू विल बी डिक्लेयर्ड विनर इन द फर्स्ट राउंड ओनली। पर यदि फर्स्ट राउंड में 50+ वोटिंग किसी सिंगल कैंडिडेट को नहीं मिलता है तो वोटिंग सेकंड राउंड में तक जाती है, और यदि वोटिंग सेकंड राउंड में गई तो जो फर्स्ट राउंड में जो कैंडिडेट लूज़ किया था उसका वोटिंग बाकी सारे कैंडिडेट पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और फिर से कंटिन्यू काउंटिंग की जाती है, जिसमें कि जो सेकंड चॉइस वोटर्स हैं उन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है। फिर से यदि किसी को 50+ वोटिंग नहीं मिला, 50%+ वोटिंग, तो अगेन ये थर्ड राउंड तक जाता है, फिर फोर्थ राउंड तक एंड सो ऑन। इस सिस्टम को बेहतर जानने के लिए आप यूट्यूब पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को सर्च कर सकते हैं या फिर इस लिंक को पे जा सकते हैं। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि जो कैंडिडेट्स बेसिकली जीतेंगे, कहा जाता है वो ज़्यादातर मॉडरेट कैंडिडेट्स ही होते हैं, यानी कि वैसे कैंडिडेट्स जिसको ब्रॉडर एक्सेप्टेंस प्राप्त होता है, एंड कॉन्सिक्यूटिवली जो वोटर्स हैं वो सेटिस्फाइड होंगे, चाहे मेरा प्राइमरी वोटर ना जीता हो, प्राइमरी कैंडिडेट ना जीता हो, लेकिन सेकेंडरी या टर्शरी कैंडिडेट तो जीता, कहीं ना कहीं वह विनिंग कैंडिडेट के साथ बिलोंगिंगनेस महसूस करते हैं। यह भी देखा गया है कि इसमें जो कैंपेनिंग होती है उसमें लेस नेगेटिव कैंपेनिंग होती है, यानी कि रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पर रोक लगाई जा सकती है यदि इस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया तो, क्योंकि कहीं ना कहीं कैंडिडेट के अंदर ये रहता है जो मेरे नॉन कोर वोटर हैं वो एटलीस्ट मेरे को सेकंड चॉइस पर तो रखें, इतना अधिक नेगेटिव ना कर दें हम कि जो है वो मेरे को सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस पर भी ना रखें। इसके साथ इश्यूज भी हैं। यह कॉम्प्लिकेटेड वोटिंग सिस्टम है, इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, काउंटिंग सिस्टम समझना मुश्किल है कि आखिर जो लूजिंग कैंडिडेट होता है उसे किस हिसाब से उसका वोट सेकंड राउंड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और फिर थर्ड राउंड में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा तो कैसे करना होगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और इंडियन लिटरेसी के मामले में थोड़ी सी कमज़ोर है। और ये भी देखा गया है कि यदि कोई वोटिंग सिस्टम नया लागू किया गया तो रिमर फैल सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन फैल सकता है, जो कि वैक्सीनेशन के समय में हम अभी देख रहे हैं। यह डेमोक्रेसी पर भी खराब असर डाल सकता है क्योंकि यह 1 पर्सन 1 वोटिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, यानी कि डेमोक्रेसी कहती है कि जो मेजॉरिटी है जिसको मेजॉरिटी वोटिंग मिली है उसे जीतना चाहिए, जबकि इसमें मेजॉरिटी विन जैसा सिचुएशन नहीं होता है। इसमें हॉर्स ट्रेडिंग को भी इनकरेज किया जा सकता है। जो कैंडिडेट्स जीत सकते हैं उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग आज के समय में की ही जा रही है, कई जगह की जाती है। अब उन्हें भी किया जाने लगेगा
जो हो सकता है ना जीतें लेकिन सेकंड चॉइस हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर के। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो उनके लिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन गया है। इससे पहले WHO ने डेल्टा वेरिएंट को, जो कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से डिफरेंट है, उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा था, B1.617.2। वेरिएंट ऑफ कंसर्न होते क्या हैं इसके बारे में जान लेते हैं। यदि कोई वायरस या माइक्रोब्स अपना फॉर्म चेंज कर लेता है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, तो उसकी वजह से हो सकती है उसके अंदर ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ जाए, यानी पहले से अधिक फैलने की कैपेसिटी हो जाए, या पहले से अधिक बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो खराब हो जाए, लोग पहले से ज़्यादा सीवियर डिजीज़ हो जाए। एंटीबॉडीज़ जो ऑलरेडी पिछली बार जाकर बीमारी हुई थी, कोरोना हुआ था, वो इस बारे में काम ना करें, इसका वैक्सीनेशन पे इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, या फिर डायग्नोसिस करने में ये पता ही ना चले। जैसे कि फॉर एग्जांपल RT-PCR टेस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है आज के समय में कोरोना को डिटेक्ट करने के लिए। फिलहाल तो वो डेल्टा प्लस वेरिएंट को डिटेक्ट कर पा रहा है, पर यदि कोरोना ने अपना ऐसा फॉर्म चेंज किया कि RT-PCR टेस्ट भी फेल हो जाए तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं कि इट कैन बी अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट क्यों वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन गया है, इसे देखते हैं। बिकॉज इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है और ये पहले से अधिक सीवियर हो गया है। लंग्स में जो इसका बाइंडिंग कैपेसिटी है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, और जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो पहले के कोरोना में इफेक्टिव होते थे इसमें इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं। हाँ, एक रीडिंग बिटवीन द लाइंस नोट करने वाली बात यह है कि सारे के सारे कंडीशंस फुलफिल हो तभी उन्हें वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सारे कंडीशंस ये फुलफिल नहीं कर रहा है। अभी भी RT-PCR टेस्ट इस पे एप्लीकेबल है, बट स्टिल इट इज़ नॉट बिकमिंग अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। आखिर कोरोना वायरस म्यूटेशन कैसे किया, या फिर कोई भी वायरस या माइक्रोब्स म्यूटेशन कैसे करता है। खैर, कोरोना के केस में हम देखते हैं ये जो वायरस है वो RNA बेस्ड वायरस है, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है उसमें जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो RNA है, DNA नहीं है। चाहे RNA का सिंगल स्ट्रैंड हो, चाहे RNA का डबल स्ट्रैंड हो। कई बार कॉपी के दौरान वायरस जब अपने आप को मल्टीप्लाई करता है तो एक्चुअल में वो अपने आप को कॉपी कर रहा होता है, रिप्रोडक्शन के समय में वो कॉपी कर रहा होता है। इस कॉपिंग में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, और यही मिस्टेक्स जो है कई बार हम लोगों के लिए खतरनाक साबित होता है, जो कि डेल्टा प्लस वेरिएंट में हो रहा है। पहले से अधिक उस मिस्टेक की वजह से वो ताकतवर हो सकता है। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि वायरस म्यूटेशन के दौरान पहले से अधिक कमज़ोर हो जाता है। खैर, कोरोना के दूसरे वेरिएंट्स के बारे में जान लेते हैं। अल्फा वेरिएंट डिटेक्ट हुआ था UK में, बीटा वेरिएंट डिटेक्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में, इप्सन फर्स्ट वेरिएंट डिटेक्ट हुआ था, इप्सन वेरिएंट सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था USA में। अगला न्यूज़ है कि गूगल पर CCI ने एक गूगल पे आरोप लगा था कि वो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। इसी के अगेंस्ट CCI जांच कर रहा है। यह न्यूज़ सिमिलर न्यूज़ है प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020 पे, इसमें प्लीज़ नोट्स को अपडेट कर लें। अब CCI का फंक्शन क्या है ये जान लेते हैं। CCI का बेसिक फंक्शन है कि जो मार्केट में कंपटीशन हो रहा है वो हेल्दी कंपटीशन हो। अनहेल्दी कंपटीशन को रोकना इसका मेन पर्पस होता है। इसके लिए वो लगातार मॉनिटर करता है मार्केट में, और यदि कोई अनहेल्दी प्रैक्टिसेस पाई गई तो वह फाइन लगा सकता है, वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। इसके अगेंस्ट वो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाता है, ट्रेनिंग भी देता है, और वक्त दर वक्त गवर्नमेंट को डिफरेंट पॉलिसी से रिलेटेड एडवाइस भी देता है। अगला न्यूज़ सुएज कनाल को लेकर के है। सुएज कनाल एक आर्टिफिशियल कनाल है जिसका बनाया इस पर्पस से गया था कि जो यूरोप से और साउथ एशिया का जो डिस्टेंस है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। जो पहले घूम के जाते थे अब वो इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके काफ़ी कम समय में यहाँ पे सामान को सी वे के थ्रू जा सकते हैं। सुएज कनाल इजिप्ट में बनाया गया था। ये इजिप्ट है, इट्स पार्ट ऑफ अफ्रीका। सिनाई पेनिनसुला भी इज़ पार्ट ऑफ इजिप्ट ओनली। और सुएज कनाल क्राइसिस जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्सा है, इसे आप ज़रूर से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है पिग्मी हॉक को लेकर के। इट्स अ नोट्स अपडेट, कल ही हमने इसे डिस्कस किया था।
इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी इसे प्रोटेक्शन मिला हुआ है, शेड्यूल 1 के तहत। नेक्स्ट न्यूज़ है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम को लेकर के। भूटान ने हाल ही में इंडिया के साथ पार्टनरशिप में इसे लॉन्च किया है। TIWB प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ UNDP एंड OECD, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऑडिटिंग सिस्टम इम्प्रूव हो, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छा हो, और इसमें जो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है वो लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके ही हम लोग सीख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 में जो ऑनबोर्ड इक्विपमेंट हैं उन्होंने सन पे कुछ एक्टिविटी को डिटेक्ट किया था, सोलर कोरोना से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इसने दिया है। बेसिकली ये चंद्रयान 2 जो है मून का आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके जो ऑनबोर्ड सिस्टम है जिसने सोलर एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट की है वो एक्सरे मॉनिटर था, और सोलर मिनिमम के समय में इसने कुछ ऑब्जर्वेशन किया है। चलिए सोलर कोरोना के बारे में पहले जान लेते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट रिलेटेड टू कोरोना वायरस, सो प्लीज़ कीप योर माइंड क्लियर। सोलर कोरोना इज़ द आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर ऑफ सन, और ये जल्दी हमें दिखाई नहीं पड़ता है अर्थ से क्योंकि ये उतना ब्राइट नहीं है, और सन का जो सरफेस है इससे कहीं ज़्यादा ब्राइट है। बट स्टिल मिस्ट्री ये है कि ये उतना ब्राइट तो नहीं है, पर सन के सरफेस से कहीं ज़्यादा टेम्परेचर इसके पास है। 100 गुना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर है। जहाँ सन का टेम्परेचर हज़ारों में है, हज़ारों डिग्री में है, यहाँ का टेम्परेचर लाखों डिग्री में है। सोलर विंड्स पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। सोलर विंड से रिलेटेड जानकारी आप www.pmfis.com पर देख सकते हैं। सन्स कोरोना लुक्स वेरी डिफरेंट ड्यूरिंग काम टाइम एंड स्टॉर्मिंग टाइम, यानी कि इसका जो रूप है ये हमेशा बदलते रहता है, लेकिन जब सन स्पॉट साइकिल का जो लो फेज़ होता है और जब सन स्पॉट साइकिल का जो हाई फेज़ होता है उनके बीच में सोलर कोरोना का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाई पड़ता है। क्लियर डिफरेंस हमें दिखाई पड़ता है। चलिए सन स्पॉट साइकिल के बारे में जान लेते हैं, जिसे सोलर साइकिल बोलते हैं। ये 11 ईयर्स का साइकिल होता है। बेसिकली 11 साल में, हर 11 साल पर सोलर मैग्नेटिक पोल्स जो है अपने पोजीशन को बिल्कुल इंटरचेंज कर लेते हैं, और जब सोलर साइकिल बिगिन हो रही होती है तो उसे हम लोग सोलर मिनिमम कहते हैं। और साइंटिस्ट इस सोलर मिनिमम या सोलर मैक्सिमम को डिटेक्ट करते हैं यूजिंग सन स्पॉट्स। दिस इज़ द डार्क स्पॉट जहाँ पर मैग्नेटिक एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बट इट इज़ ऑल्सो द कूलर रीजन ऑन दी सन सरफेस। चंद्रयान 2 के बारे में जान लेते हैं। ये सेकंड लूनर एक्सप्लोरेशन है इंडिया का। पहला वाला चंद्रयान जो था वो भी इसरो ने ही लॉन्च किया था। इसके कंपोनेंट्स 3 हैं, जिसमें से 2 डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, एक लैंडर रोवर डिस्ट्रॉय हो चुका है, और अभी जो इक्विपमेंट जो था जिसने डिटेक्ट किया है वो ऑर्बिटर का इक्विपमेंट था। थैंक्स, होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें यदि नहीं किया है तो, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।